सो हेलो जवाज़ों, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 10th एसएसटी। क्लास 10th एसएसटी के पहले क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। 20 से 30 मिनट में ये चैप्टर हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले जवाज़ बैच के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आप अगर पेड बैच नहीं ले सकते, आप जवाज़ बैच के साथ जुड़ सकते हैं एंड जवाज़ बैच से आप पढ़ाई अपनी 10th क्लास की कर सकते हैं। तो ये अपने वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। ठीक है, पावर शेयरिंग को शुरू करते हैं। बेसिकली पॉलिटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले इसमें बताया गया पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग मतलब शेयरिंग पावर, भाई अपने से छोटों को पावर शेयर करना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर करा। तो पावर शेयरिंग मतलब बेसिकली पावर को शेयर करना, दूसरों तक भी पावर पहुंचाना, ताकि सब चीज़ें बेसिकली स्मूथ चल सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कंट्री में। कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपने 9th में पढ़ा था डेमोक्रेसी, तो कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है इसका मतलब ये है कि उसमें पावर शेयरिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है। कौन से 2 कंट्रीज़ हैं? 2 कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका का एग्जांपल दिया गया। बेल्जियम क्या है, बेसिकली बेल्जियम एक छोटा सा यूरोप में कंट्री है जो कि हमारे हरियाणा से भी छोटा है। सोचो, हरियाणा से भी छोटा हमारा बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। पॉपुलेशन उसका लिटिल ओवर 1 करोड़ तक ही पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा के आधा है। समझ सकते हो आप लोग कि पॉपुलेशन हरियाणा के आधा है बेल्जियम का। बेल्जियम की कंट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अगला बात करेंगे फ्रेंच माइनॉरिटी इज़ रिलेटिवली रिच। अभी बात करेंगे। देखो, बेल्जियम का और श्रीलंका का, 2 कंट्रीज़ का हमें एथनिक कंपोजिशन पढ़ना है। एथनिक कंपोजिशन मतलब सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। वो डिवीजन जो कि कल्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि ये कल्चर वाले लोग इस एरिया में रहेंगे, ये कल्चर वाले लोग इस एरिया में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं बेल्जियम का डिवीजन क्या है। बेसिकली बेल्जियम ये एक कंट्री है। ये जो कंट्री है ना, इसका ये एक पार्ट है, मेजर पार्ट जिसे हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन, एंड ये एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं वलोनिया रीजन। वलोनिया रीजन बेसिकली फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं पूरे कंट्री के पॉपुलेशन का, जो कि डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, और मेजोरिटी में है कंट्री में। भाई 59 मतलब मेजोरिटी। 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं, इस रीजन में यहाँ पर, और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड जो 1% बचा वो जर्मन बोलते हैं, वो यहाँ रहते हैं। ये आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, जैसे कि अब देखो, इस कंट्री का, हर कंट्री का कैपिटल होता है ना। इस कंट्री का भी कैपिटल क्या है? इस कंट्री का कैपिटल है ब्रसल्स। ब्रसल्स यहाँ पर इस कंट्री का कैपिटल है। ब्रसल्स में चीज़ें एकदम उल्टी है, चीज़ें उलट गई हैं। कैसे? देखो, ब्रसल्स में 80% फ्रेंच है, मतलब कंट्री में फ्रेंच माइनॉरिटी लेकिन कैपिटल में फ्रेंच मेजोरिटी। ठीक है, ब्रसल्स में क्या है, 20% डच लोग हैं, कंट्री में जो मेजोरिटी, ब्रसल्स में वो माइनॉरिटी। ठीक है, अब जो माइनॉरिटी लोग हैं ना कंट्री में, जो फ्रेंच बोलते थे कंट्री में बोलते थे, ठीक है, वो लोग क्या थे, थोड़े रिच और पावरफुल हैं। वो लोग रिच हैं, थोड़े पावरफुल हैं, तो इनका भी वेटेज ज़्यादा हो गया, और जो मेजोरिटी है उनका वेटेज पहले से ही ज़्यादा है। तो दोनों में टेंशन हो सकता था। टेंशन मतलब लड़ाई हो सकता था ना। सिविल वॉर का टेंशन था कि सिविल वॉर भी हो सकता है। सिविल वॉर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। सिविल वॉर मतलब ऐसा वॉर जो कि कंट्री के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो। ठीक है, तो ये अपने बेल्जियम की प्यारी सी कहानी थी। नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका को हम लोग कहते हैं आइलैंड या फिर बुद्धिस्ट नेशन। इसमें सिन्हाला लोग जो स्पीकर हैं वो मेजोरिटी में है, वो बुद्धिस्ट हैं, इसलिए हम उन्हें बुद्धिस्ट नेशन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और ये आइलैंड नेशन है, और इसका जो पॉपुलेशन है वो सेम है हरियाणा की तरह। इसका पॉपुलेशन जो है ना, तुम कह सकते हो पॉपुलेशन ओवर 2 करोड़ इक्वल टू हरियाणा। इसका पॉपुलेशन हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। और जो श्रीलंका है उसका एथनिक कंपोजिशन कैसा है, तो देखो, श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं, मतलब सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं 74%। तो सोच के देखो कितनी बड़ी मेजोरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है 18% लोग तमिल बोलते हैं। 18% तमिल बोलते हैं, जिसमें भी भाई 18% लोग तमिल बोलते हैं, इसमें भी डिवीज़न है। 13% लोग बोलते हैं
जो होते हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, और जो 5% है वो क्या है, इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन मतलब वो तमिल्स जो श्रीलंका के ही नेटिव निवासी हैं, लेकिन इंडियन तमिल्स जिनके फोर फादर्स कहीं से माइग्रेट कर गए थे श्रीलंका इंडिया के तमिलनाडु के तरफ से, ठीक है, तो वो इंडियन तमिल्स। तो 2 टाइप के आपके बेसिकली तमिल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, ठीक है। और जो 7% है वो क्या है, क्रिश्चियंस। 7% इज क्रिश्चियंस। देखो बेसिकली जो ये सिन्हाला है और ये तमिल है, सिन्हाला और तमिल ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं अपने हिंदू और मुस्लिम्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स। लेकिन ये जो हमारा क्रिश्चियंस है, जो 7% लोग हैं ना, ये क्रिश्चियंस हैं, ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला भी और तमिल भी। तो उम्मीद है कि एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का आपको समझ में आया होगा। अब देखो जो तमिल स्पीकर्स है ना, जो कंट्री में माइनॉरिटी है, वो क्या है, वो इस एरिया में आपको दिख रहा होगा, ये एरिया। तो ये क्या है, तमिल स्पीकर्स का एरिया। ये कौन सा एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में तमिल स्पीकर्स रहते हैं। तो कभी कई बार पूछ लिया जाता है, तो श्रीलंका की ये अपनी श्रीलंका कंट्री, और ये सारा क्या है, ये सारा 74% क्या है, ये सारा सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। 74% अपने सिन्हाला स्पीकर्स हैं। तो उम्मीद है आपको इन दोनों कंट्रीज़ का क्या समझ में आ गया होगा, दोनों कंट्रीज़ का आपको एथनिक कंपोजिशन समझ में आया होगा, कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कितने बड़ी कितने छोटे हैं वो समझ में आया होगा, इनका नाम जो भी आइलैंड नेशन बुद्धिस्ट नेशन है वो समझ में आया होगा। और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं, जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम ये है, बेल्जियम के आसपास में कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ उसके नेबरहुड कंट्रीज़ है। बेल्जियम की कौन कौन सी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, तो देखो ये बेल्जियम है, इसके यहाँ पर लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग, इस साइड में जर्मनी है, यहाँ पर नीदरलैंड है, और यहाँ पर फ्रांस है, ठीक है। GFNL याद रख लेना, GFNL जर्मनी, लक्समबर्ग, नीदरलैंड एंड फ्रांस, इसके आसपास के जो नेबरहुड स्टेट्स हैं वो हैं, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में टेंशन हो सकता था, लड़ाई हो सकती थी, वही एक मेजोरिटी एक माइनॉरिटी, दोनों केसेस में टेंशन हो सकता था। क्या हुआ, टेंशन हुआ, सिविल वॉर हुआ कि नहीं हुआ, लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ, ये भी पढ़ें। किस कंट्री ने कौन सा रास्ता चुना, तो हम देखेंगे कि जो बेल्जियम है वो अकोमोडेशन का रास्ता चुनता है, एंड जो श्रीलंका है वो मेजोरिटेरियनिज्म का रास्ता चुनता है। तो उस चीज़ को शुरू करते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं अब हम कि कहाँ लड़ाइयाँ हुई और कहाँ लड़ाइयाँ नहीं हुई, किस देश ने क्या रास्ता चुना, क्या क्या किया लोगों ने, ठीक है। हमने देखा कि जो बेल्जियम था, श्रीलंका था, उसकी एथनिक कंपोजिशन टेंशन हो सकती थी। बेल्जियम ने इस केस में क्या किया और श्रीलंका ने इस केस में क्या किया वो हम देखेंगे। सबसे पहले बेल्जियम ने क्या कहा, एकोमोडेशन करेंगे हम। तो एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन उन्होंने करा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करा, मतलब बदला मतलब इन द सेंस उसमें कुछ चेंजेस लाए। कैसे करा, किस ईयर के बीच में, 1970 से 1993 के बीच में 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा। इसमें 4 चेंजेस लाए, 4 लॉज लाए। क्या, पहला ये है कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे दोनों कम्युनिटी के, मतलब जो शायद मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जितने फ्रेंच के होंगे उतने डच स्पीकिंग के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो कोई लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। एंड कोई भी एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव अकेले लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। दूसरा क्या चेंजेस लाया कि स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, मतलब डिपेंड नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद का कुछ पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने चेंजेस लाया कि एक, और जैसे कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव सेम थे, उसी तरह ब्रसल्स में जो कैपिटल सिटी है, जो उनका कैपिटल है, कैपिटल सिटी में भी रिप्रेजेंटेटिव सेम कर दिए गए। नेक्स्ट चौथा और आखिरी चेंजेस क्या लाया, एक नया टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ ईच लैंग्वेज इज फॉर्म विच मेक डिसीजन ऑन कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन। MCQ में आता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किस किस चीज़ों पर लॉ बनाती है, तो कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए, जैसे फ्रेंच है तो फ्रेंच के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी जिसको सिर्फ फ्रेंच लोग ही वोट कर सकते हैं।
वन लैंग्वेज के लोग ही एक कम्युनिटी अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को वोट कर सकते हैं। तो ये तो था बेल्जियम का केस। बेल्जियम ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करा। श्रीलंका ने क्या करा? श्रीलंका ने करा मजोरिटेरियनिज्म। मजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? मतलब एक ऐसा बिलीफ, जहाँ भी आईएसएम आ जाए ना, कोई भी चीज़ में आईएसएम लास्ट में अगर आ गया, मतलब कोई बिलीफ है, कोई आइडियोलॉजी है, जैसे सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, है ना, फेमिनिज्म, तो आइडियोलॉजी है, ठीक है। मजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ जिस पे मजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी रूल करेगी, उनकी नीड्स को बिना देखे बिना समझे उनको क्या चाहते हैं नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, रूल करेगी बस, ठीक है। अब जो श्रीलंका था 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था। 1948 में भाई उसको आज़ादी मिल गई थी। अब 1956 में एक लॉ पास हुआ गवर्नमेंट द्वारा, क्या कि सिन्हाला लैंग्वेज जो है ना, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया कि भाई हमारे कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन होगा? सिन्हाला लैंग्वेज ऑफिशियल होगा, ठीक है। और जो कि और उन जो सिन्हाला लोग थे उनको जॉब भी मिलने लगा, गवर्नमेंट जॉब, उनको एजुकेशन भी अच्छे क्वालिटी का मिलने लगा। अब ये सब होने लगा मेजोरिटी के साथ। क्या माइनॉरिटी लोग देख के उदास नहीं होंगे, अकेला नहीं फील करेंगे? करेंगे ना। तो माइनॉरिटी लोग एलिनेटेड फील करने लगे। एलिनेटेड मतलब अकेलापन। और इस वजह से उन्हें समझ में आया कि हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ना जॉब मिल रहा है, ना ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना एजुकेशन मिल रहा है। तो क्या किया उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। तमिल स्टार्टेड डिमांडिंग। क्या डिमांड किया? सबसे पहला डिमांड किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को भी बना दिया जाए। लेकिन उनके डिमांड को उन लोगों ने डिनाइड कर दिया, मतलब नहीं माना। फिर सारे तमिल एक साथ आए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और डिमांड करा कि एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम बनाया जाए। इलम मतलब इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, एक कंट्री बनाई जाए जिसपे उनका खुद का रूल होगा, तमिल्स का रूल होगा। उन्होंने ये डिमांड करा, लेकिन जो अपने मेजोरिटी लोग थे उन्होंने क्या करा? उसे भी डिनाई कर दिया। जब ये चीज़ डिनाई हो गई तो दोनों में लड़ाइयाँ हुई। भाई ये भी लड़ेगा, वो भी, दोनों लड़ेंगे, तो सिविल वॉर हुआ। जो लड़ाइयाँ हुई, टेंशन जो थे वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए। अब उस केस में जब सिविल वॉर हो रहा था कंट्री में, तो क्या हुआ? कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों को कंट्री छोड़ना पड़ा, कई सारे लोग इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। तो ये तो हमने देखा कि दो कंट्रीज़ की देख लिया हमने कैसे सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिक कंपोजिशन देखा। एंड उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया? बेल्जियम ने एकोमोडेशन करा, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म करा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग जो हम देख रहे हैं क्यों ज़रूरी है? भाई इसने पावर को शेयर करा तो ये इसमें लड़ाइयाँ नहीं हुई, इसने नहीं शेयर कर तो लड़ाइयाँ हो गई। तो क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब हम देखेंगे बेसिकली पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों ज़रूरी क्यों है पावर शेयरिंग। हमने पावर शेयरिंग पढ़ा कि भाई बेल्जियम ने करा तो ये हो गया, श्रीलंका ने करा तो ये हो गया। ज़रूरी क्यों है पावर शेयरिंग, वो पढ़ेंगे। तो ज़रूरी क्यों है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, इसके दो रीज़न है, मेन दो रीज़न है। कौन से रीज़न है? इसके दो रीज़न है। पहला प्रोडेंशियल रीज़न एंड उसके नेक्स्ट मोरल रीज़न। दो रीजंस क्या? सबसे पहला रीजन प्रोडेंशियल रीजन क्या? प्रीजुडिस के आधार पर, प्रेड्यूस के आधार पर जो रीज़न है ना, वो क्या है कि भाई जो पावर शेयरिंग अगर तुम कर दोगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाइयाँ रुक जाएंगी। जैसे बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करा तो लड़ाइयाँ नहीं हुई। तो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग से हमारी जो पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, सब चीज़ें सही सलामत चलेंगी, कुछ इधर उधर नहीं होगा, सिविल वॉर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और जब लोग लड़ेंगे नहीं, उनके अंदर एकता आएगी। भाई जब लोगों के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सब अपने आप को एक समान मानेंगे, तो एकता आएगी। तो पावर शेयरिंग इंश्योर स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ नेशन, मतलब नेशन की यूनिटी को मजबूत करती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोरल रीजन कि भाई पावर शेयरिंग का मोरल रीज़न क्या है? एक रीज़न है मोरल क्या कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर कोई कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है, तो उसके अंदर पावर शेयरिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ अगर कि कार है, कार कब कार है? जब उसके अंदर व्हील है ना, स्टीयरिंग है ना, हाँ, तो वो तब कार है, ठीक है। उसी तरह डेमोक्रेटिक कंट्री कब डेमोक्रेटिक कंट्री है?
जब उसके अंदर पावर शेयरिंग है। भाई तुम कब इंसान हो? जब तुम्हारा पैर, हाथ, नाक, कान हो इंसानों की तरह। उसी तरह डेमोक्रेटिक कंट्री कब डेमोक्रेटिक कंट्री है? जब पावर शेयरिंग है। मतलब पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को तुम डेमोक्रेसी कह रहे हो तो पावर शेयरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों। अब एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का बचता है क्या, कि भाई अलग अलग पावर शेयरिंग, ठीक है हम समझ रहे हैं ज़रूरी है, कैसे कैसे हम पावर शेयर कर सकते हैं। पर हमने ये तो बताओ, पावर शेयर क्या, पावर शेयर कैसे कैसे हम पावर शेयर कर सकते हैं ये तो बताओ। तो वही अब हम पढ़ने वाले, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हैं, किस किस फॉर्म में पावर शेयरिंग हो सकती है। चलिए देखते हैं। हमने पावर शेयरिंग पढ़ा, बेल्जियम पढ़ा, श्रीलंका पढ़ा, उन सब के बारे में पढ़ा, कैसे पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, सब जाना। अब क्या कैसे कैसे हम शेयर कर सकते हैं? 4 तरीके: ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। बताता हूँ, रुको। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कर सकते हैं। जैसे इंडिया में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। ऐसे भाई जुडिशियरी अगर एग्जीक्यूटिव अगर कुछ गलत कर रहा है, जुडिशियरी उसको चेक करेगी। एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी अगर कुछ गलत कर रहा है, लेजिस्लेचर चेक कर सकता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक कर सकता है। सारे ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि कोई गलत काम तो ये नहीं कर रहा है। इसीलिए इसे हम कहते हैं, इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में चेक्स एंड बैलेंस होता है। अगर एक दूसरे को लोग चेक कर पाएंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, अब देखो एक मेन चीज़ जो कि एमसीक्यू में आती है कि हर एक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसमें वो एक ही लेवल पे है, लेकिन उसके पास पावर अलग अलग है। जुडिशरी क्या करती है? लॉ बनाती है। इस तरह से पावर अलग अलग है सबके पास। ठीक है, हाँ, तो ऑर्गन्स सेम लेवल बट हैव डिफरेंट पावर। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल मतलब पहले सबसे बड़ा कौन? सेंट्रल, उससे छोटा स्टेट, उससे छोटा लोकल। तो सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये क्या है? ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल फॉर्म से। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है ना, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सारे मुद्दे के पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है, लोकल एरियाज के लिए। तो ये क्या है? ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ठीक है, इसे हम फेडरल फॉर्म भी कहेंगे। और इस पूरे पे एक पूरा चैप्टर है जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिटिक्स का, तो ये इस पे टेंशन मत लो, ये हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब जैसे हमने बेल्जियम में देखा था कि फ्रेंच डच में टेंशन हो सकता था, तो पावर शेयरिंग उन्होंने करा सोशल ग्रुप्स के बीच में, तभी तो टेंशन नहीं हुआ। क्या करा उन्होंने? कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, जिससे दो सबको इक्वल होगा, वो अलग अलग मुद्दे अपना बना पाएंगे, जैसे कि लैंग्वेज के, कल्चर के। ठीक है, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं? सोशल ग्रुप में पावर शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अच्छा, इंडिया में भी होता है सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग। जैसे रिजर्वेशन SC ST के लिए, वुमेन के लिए रिजर्वेशन होते हैं ना, सीट्स हर जगह रिजर्व होती हैं, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। तो क्यों रिजर्व होती हैं? ताकि वो लोग एलियनेटेड ना फील कर सके, लैक ऑफ एलियनेशन हो, वो लोग अकेला ना महसूस करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आखिरी क्या है? आखिरी है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में पावर शेयरिंग। कैसे भाई? हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में पावर शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पार्टी आके अलायंस बनाती है, जैसे NDA, इंडिया अलायंस, पता है ना आपको? हाँ, तो वो क्या है? पावर शेयरिंग है। अब जब इलेक्शन हो जाते हैं, मान लीजिए किसी पार्टी के पास उतना मेजोरिटी नहीं है, तो वो दूसरे पार्टी के साथ आके कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है और अपने सीट्स को पूल करती है, ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, मेजोरिटी मिला सके। ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग में हम इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में करते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या? प्रेशर ग्रुप सिंपली ना दो में से कई इंडस्ट्रियलिस्ट का, ट्रेडर्स का, फार्मर्स का ग्रुप है। अगर गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ बनाती है लॉ ना, या उनके फेवर में नहीं बनाती है लॉ, तो वो लोग आके गवर्नमेंट को प्रेशर देते हैं। क्या देते हैं? प्रेशर अगेंस्ट गवर्नमेंट। और इससे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है हमारी बेटर होती है। इससे ये लोग क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, दे इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से हम 4 टाइप से पावर शेयरिंग कर सकते हैं: ऑर्गन्स,
लेवल, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आया? 4 टाइप के पार्टी। रिकैप करेंगे, बेल्जियम का हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा, बेल्जियम ने अकोमोडेशन करा, अकोमोडेशन के बाद ख़त्म बेल्जियम का कहानी। श्रीलंका एथनिक कंपोजिशन, मेजोरिटेरियनिज्म, इतना तक पढ़ा था। फिर पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, उसके 2 रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न एंड मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल क्या कि कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, यूनिटी देता है सारा, मॉरल रीज़न स्पिरिट है। और 4 टाइप को पावर शेयरिंग क्या, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, चेक्स एंड बैलेंस बनाता है, जुडिशियरी, लेजिस्लेटर और ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब क्या, क्लास के तुरंत बाद आप लोग जाइए कम्युनिटी में, आपको मिल जाएगी इसकी DPP। कहाँ से दूंगा मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाइए। यहाँ से बुक देख रहे हैं आप लोग, हाँ यहाँ से आपको DPP दी जाएगी। मैं आपको एक बार पावर शेयरिंग की दिखा भी देता हूँ। ये पावर शेयरिंग आपको दिख रही होगी, अगर दिख रही है, ये DPP आपको दी जाएगी। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस DPP को कर लीजिएगा, डिस्कस भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।